ओके। तो कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन किया, सॉरी पढ़ाई की थी। और अभी हम लोग थोड़ा सा कल जो पढ़ा था उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है दीपांकर एंड मीरा? यस सर। ओके, तो आप लोग को ही ओके। जवाब देना है। आई होप मीरा, आपने कल का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था, आपने शायद देखा हो। ठीक है, वैसे नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, हम लोग एक अच्छा रिवीजन स्टार्टिंग में कर लेते हैं, ठीक है? तो कल हम लोगों ने क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से करना स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या चीज के बारे में था? ये भी मतलब पहले वाले ही पॉइंट्स पे था कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो हम लोगों ने आगे चल के बहुत सारा देखा था, लेकिन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है बताओ मेरे को। पहला था मार्केट का ग्रोथ होगा। अगर आपके पास कॉस्ट लीडरशिप है, ठीक है, तो आपका कॉस्ट जो है आप अपने राइवल से कम रख ले रहे हो, तो आपको ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहा है। इसकी वजह से आपके मार्केट में आपका ग्रोथ होगा, ठीक है। फिर उसके एंट्री बाद क्या होगा? एंट्री बैरियर्स बनेगा। बैरियर। कीप ऑन सेइंग। प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होंगे, और आपका मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो जाएगा, और क्लाइंट की लॉयल्टी बनी रहेगी, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है एडवांटेजेस कॉस्ट का? तो ये एक हमारा क्या क्या बेनिफिट होगा। भाई हम लोग कम में बेच पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, चीजें प्रोक्योर कर पा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है हम लोगों के पास क्या बोलते हैं, अगर हम लोग के पास कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी है, तो हम लोग उसकी वजह से उसका बेनिफिट उठा के मार्केट में ज्यादा ग्रो करेंगे। हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे लोग उतने सस्ते में बना नहीं पाएंगे, तो वो उनके लिए एक एंट्री बैरियर बन जाएगा, ठीक है। क्लाइंट का लॉयल्टी कैसे रहेगा? जब तक उनका क्या बोलते हैं नीड सेटिस्फाई हो नीड्स। रहा है, तब तक वो कंटिन्यूअसली आप उनको रिड्यूस कॉस्ट में वो चीजें प्रोवाइड करते रहो, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाते हैं, ठीक है। और एंट्री बैरियर्स में क्या था, आपके प्रोस्पेक्टिव राइवल्स जितने भी हैं, ठीक है, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा इस मार्केट में एंटर करना। नए जो लोग हैं वो कभी भी इस कॉस्ट स्ट्रक्चर को स्टार्टिंग में अचीव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 भी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी पे है, 23 भी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी पे। यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई हम लोग इसको अचीव कैसे कर सकते हैं। तो टेल मी, हाउ कैन वी अचीव कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी? क्या करना होगा हम लोग को? हम लोग को क्या डिमांड को पहले से ही, करेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करेंगे। राइट, टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करेंगे, कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज पे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ। और हम लोग क्या करेंगे? रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन। हम्म हम लोग तब तक डिफरेंशिएशन में नहीं जाना चाहेंगे जब तक वो एसेंशियल नहीं हो जाए, ठीक है। जब तक वो एसेंशियल नहीं हो जाए तब तक हम लोग डिफरेंशिएशन में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे था कॉस्ट लीडरशिप और क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन के बीच में क्या डिफरेंसेस है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फोकस करता है क्या चीज पे? लो कॉस्ट पर यूनिट पे। पर डिफरेंशिएशन जो है वो स्ट्रैटेजी क्या चीज पे एम करता है? कि वो प्रोडक्ट और सर्विस ऐसा बनाए जो कि इंडस्ट्री में यूनिक हो, ठीक है। बायर्स को उनके अलावा कोई और वो बेच ही नहीं पाए, ठीक है। और बायर्स उनके वो जो वो बायर्स की डिमांड को अंडरस्टैंड करके फिर अपने जो प्रोडक्ट्स है उसमें वो यूनिकनेस को इनकॉर्पोरेट करे। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका प्रोडक्ट तो यूनिक है लेकिन बायर का डिमांड ही वो नहीं, ठीक है। और इसके वजह से क्या हो जाता है, कॉस्ट लीडरशिप में जितने बायर्स होते हैं वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, और डिफरेंशिएशन में, इनसेंसिटिव। राइट, ठीक है। फिर डिस्कस किया था हम लोगों ने डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को, तो हम लोगों ने वही सारे पॉइंट्स हम लोगों ने हर जगह देखे कि डिफरेंशिएशन कॉस्ट लीडरशिप जब आप करने डिफरेंशिएशन करते हो तो यूनिकनेस और प्राइस इंसेंसिटिव ये सारा चीज होता है। फिर एक क्वेश्चन आया था हमारे पास स्मार्ट बजट वाला, ठीक है। स्मार्ट बजट स्मार्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें कॉर्टली यहाँ पे हर एक, फिर हम लोग के पास जितना भी केस स्टडी आ रहा था यहाँ पे हम लोग को वही पहचानना पहचानना था कि वो कौन से स्ट्रैटेजी, कौन से 3 जेनरिक स्ट्रैटेजीज में फॉल करता है,
ठीक है, जो कि 3 जेनरिक स्ट्रैटेजी माइकल पोर्टर ने क्या क्या बताए थे? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। राइट, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना था? हम लोग यही सारी बातें आगे बताते हैं। डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग बता देते हैं कि वो जो प्रोडक्ट हमारा है वो कस्टमर के नीड स्पेसिफिक है, कस्टमर के नीड्स के हिसाब से बनाया हुआ है और वो यूनिक है। ठीक है, हार्डवेयर और वहां इसका इसके और हर केस में क्या यूनिकनेस है, कैसे उन लोग प्रीमियम प्राइसेस चार्ज कर पा रहे हैं, ये हम लोग को बताना है। और वो यूनिकनेस 3 चीजों से आती है, कहीं से भी 3 चीज, जैसे प्रोडक्ट डिजाइन, ब्रांड इमेज या फीचर्स या टेक्नोलॉजी, इन किसी से भी आ सकती है ना? ठीक है। फिर रमेश और सोहन का क्वेश्चन था, इसमें भी डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप के बीच में डिफरेंसेस थे। फिर ज्यादातर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हम लोग को यहाँ पे नजर आया, जिसको हम लोगों ने पकड़ लिया हर जगह। एक क्वेश्चन आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 में कि a differentiation strategy may help to remain profitable even with rivalry, new entrants, suppliers, power, substitute products and buyers। ठीक है, तो कैसे डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी इन सारी जगहों पे हम लोग को हेल्प करता है, बताओ? राइवलरी में ब्रांड लॉयल्टी, हाँ, कस्टमर प्राइस इंसेंसिटिव है, वो कहीं नहीं जाएगा, उसको प्राइस से मतलब नहीं, प्रोडक्ट से मतलब है। राइट। नेक्स्ट। बट सप्लायर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंज्यूमर पे करना चाह रहा है जितना मांग रहे हैं हम, हम्म। सप्लायर भी जितना मांगेगा हम एडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर न्यू इंट्रांट के लिए भी दिक्कत है, अफोर्ड नहीं कर पाएगा न्यू इंट्रांट हाँ, उसको। इनोवेटिव फीचर्स वो लोग लेके आ रहे हैं, तो वो लोग कभी भी उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और उसके बाद बायर को तो स्पेशल फीचर चाहिए, हाँ, इसीलिए वो तो प्राइस इसीलिए के वो लिए उसके साथ नेगोशिएशन नहीं नेगोशिएट नहीं करेगा, करेगा। ठीक है, जितना सप्लायर्स के मांगेगा केस में भी उतना यही है देगा। कि अगर हमसे हमारा सप्लायर भी एक्स्ट्रा चार्ज करता है तो हमारा बायर्स पे करने के लिए रेडी है, तो हम लोग को उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और सब्सटीट्यूट जो है, जब तक हमारे पास हाई ब्रांड वैल्यू और कस्टमर लॉयल्टी है तो हम लोग को कोई रिप्लेस नहीं कर सकेगा। ठीक है, फिर वापस डिफरेंशिएशन और इन सब चीजों पे बेस के जेनरिक स्ट्रैटेजीज के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है, वो है व्हाट आर द वेरियस बिजनेसेस डिस्कस। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई वेरियस बिजनेसेस हमारे लिए क्या क्या है। ठीक है, तो बिजनेसेस जो है वो कई कई चीजों पे बेस्ड हो सकती है। वेरियस बिजनेस आपको बताना है तो आंसर पे हम लोग कैसे बनाएंगे कि भाई हम लोग मान लो इसको बेस्ड ऑन एक्टिविटी बोले। ठीक है, कि एक्टिविटी के बेस पे बिजनेस होता है। पहले उसमें आपका ए पॉइंट में मान लो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, और क्या हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में? आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि यहाँ पे रॉ मटेरियल को हम लोग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, एग्जांपल में टाटा स्टील, बजाज ऑटो, ऐसा कुछ आप बता सकते हो। फिर पॉइंट बी में हो सकता है कि ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस में जैसे फ्लिपकार्ट, amazon है, यहाँ पे हम लोग बाई करते हैं और सेल गुड्स बिना किसी मॉडिफिकेशन के, बिना किसी कोई मॉडिफिकेशन किए, विदाउट विदाउट मॉडिफिकेशन वी सेल द गुड्स। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, पॉइंट नंबर सी। सी पे क्या है हम लोग का, कौन सा और तरीका का बिजनेस बन सकता है? सर्विसेज प्रोवाइड करना, सर्विसेज का भी बिजनेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल में जैसे इन्फोसिस आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उबर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, यहाँ पे हो रहा है बिजनेसेस जो है ये प्रोवाइड करते हैं इंटैंजिबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, तो ये तो एक हो गया हमारा एक्टिविटीज पे। अब हम लोग दूसरा बेस लेंगे, दूसरा बेस हम लोग किसको बनाएंगे? एनी गेसेस? एक एग्जांपल दो, साइज के बेस पे कैसा कैसा बिजनेस हो सकता है? होलसेलर, रिटेलर। ठीक है, होलसेलर रिटेलर, यानी कि एक तो तुम्हारा साइज पे, हाँ, स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस होगा आपका। ठीक है, साइज पे।
स्मॉल बिजनेस आएगा, क्योंकि ये स्मॉल स्केल में ऑपरेट करते हैं, जैसे लोकल ग्रोसरी स्टोर्स हो गए। फिर आप यहाँ पे मीडियम बिजनेस बताओगे। मीडियम बिजनेस में रीजनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए, जैसे ऑपरेट करते हैं मॉडरेट या कैपिटल वर्कफोर्स के साथ, है ना। और आपके पास तीसरा में कौन आएगा? स्मॉल, मीडियम, लार्ज। लार्ज। लार्ज में आपके कैसे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, लार्ज स्केल ऑपरेशन, हाई टर्नओवर, एक्सटेंसिव वर्कफोर्स जो लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बता सकते हो इनका हाई टर्नओवर होगा, एक्सटेंसिव वर्कफोर्स होगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग उसको क्या चीज पे और बेस कर सकते हैं, और क्या बेस हो सकता है? क्या हम लोग इसको ओनरशिप पे बेस कर सकते हैं? ठीक है, पहला आपका इसमें आएगा सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। फिर और ओनरशिप के बेस में पार्टनरशिप और कंपनी, ठीक है, ये बनते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई लोकल बेकरी जो कि सिंगल पर्सन मैनेज कर रहा है, पार्टनरशिप में कोई लॉ फर्म है जो कि मान लो एक या एक से ज्यादा पर्सन मिलके मैनेज कर रहे हैं, कंपनी जैसे कि इन्फोसिस लिमिटेड जो कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, किसी कंपनीज एक्ट ये सब में वो रजिस्टर्ड है ना। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कितना बेस पे देखा? 3 बेसेस हो गए। कौन कौन से बेस होगा? सबसे पहले एक्टिविटी एक्टिविटी पे। ऍक्टिव्हिटी, हम्म, प्राइस आणि ओनरशिप। राइट। उसके बाद हम लोग अब चौथा देखेंगे। चौथा और क्या हो सकता है? बेस्ड ऑन ऑपरेशनल स्कोप, ठीक है, ऑपरेशनल स्कोप। सर कार्तिक को एक्सेप्ट कर लो। ओके, वेट अ मिनट। मैं आपको दीपांकर को होस्ट बना देता हूँ। अच्छा, होस्ट बन गए, चलो ठीक है। कोई आए तो एंट्री दे देना। हेलो कार्तिक। हेलो कार्तिक। चलो वो आ रहे हैं। तो ऑपरेशनल स्कोप के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, है ना। ऑपरेशनल स्कोप में सबसे पहले कौन आएगा हमारे लिए? लोकल बिजनेस, ठीक है। जैसे कि कोई लोकल ट्रांसपोर्ट सर्विस है जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है, किसी स्पेसिफिक एरिया में ही काम कर रहा है, स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। लोकल के बाद हम लोग कहाँ पहुंचेंगे बताओ? लोकल के बाद नेशनल, ठीक है। और उसके बाद नेशनल जो कि इंटरनेशनल। पूरे कंट्री में काम कर रहा है, जैसे कि बिग बाजार टाइप की हो गए। फिर उसके बाद इंटरनेशनल, ठीक है, जैसे कोको कोला हो गया। ओके, तो ये इस तरीके के बेस वेरियस बिजनेस हो सकते हैं, अलग अलग बेसिस पे अपन ने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, ठीक है। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? यहाँ पे क्या हो रहा होगा? लो कॉस्ट पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पे बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी में हम लोग एम करते हैं कि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऑफर कर सके जो कि सुपीरियर वैल्यू दे। कैसे? लो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन दोनों के साथ, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी हमारा ऐसा है कि हम लोग जो वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स है, जो कि गुड क्वालिटी रीजनेबल प्राइस पे चाहते हैं, हम लोग उनको केटर कर सके, ठीक है। यहाँ पे आपको बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी में आपके साथ दोनों चीज है, लो कॉस्ट भी है और डिफरेंशिएशन भी है।
तब आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकोगे अपने कस्टमर्स को, जो कि गुड क्वालिटी चाहते हैं बेस्ट रीजनेबल प्राइस पे। ठीक है, चलो आप यहाँ पे अपने आप भी लिखो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। ठीक है, एम क्या कर रहा है, एम्स टू ऑफर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज with superior value by balancing low cost and differentiation। ये जो है, this strategy caters to value conscious customers who seek good quality at a reasonable price। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग को लो कॉस्ट, यहाँ पे हम लोग को लो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन दोनों ही चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को और क्या बताना चाहिए, हम लोग को की फीचर्स बताना चाहिए बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी के। तो की फीचर्स में सबसे पहले हम लोग को क्या आ सकता है, जो हम पहला तो हम लोगों ने डेफिनेशन में ही देखा। क्या डेफिनेशन में था, कॉम्बिनेशन था, क्या चीज का, लो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन का कॉम्बिनेशन था। यहाँ पे फोकस क्या चीज पे है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए एट लो प्राइसेस देन कॉम्पिटिटर्स। जैसे कि हम लोग यहाँ एग्जांपल में ले सकते हैं, टोयोटा जो है वो फोकस करता है रिलायबल कार्स बनाने के लिए, ये उनका डिफरेंशिएशन हो गया। और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे देते हैं तो ये कॉस्ट हो गया। तो इसीलिए वो लोग बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी यहाँ फॉलो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का है की फीचर्स में टारगेट मार्केट। देखो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये एम करता है कस्टमर्स जो कि मिडिल लेवल पे है, मिडिल स्पेक्ट्रम में चल रहे हैं ना, उनको प्राइस ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, प्राइस सेंसिटिव ये लोग ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए ये लोगों को इस टारगेट मार्केट वैसा इन लोगों ने खोजा है। तो इनका टारगेट मार्केट कैसा है, जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स है बट क्वालिटी चाहते हैं। ठीक है, वो टारगेट मार्केट है। अमेजोन जो है कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे सुपीरियर शॉपिंग एक्सपीरियंस देता है। सुपीरियर शॉपिंग एक्सपीरियंस उनका डिफरेंशिएशन है, और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस लो कॉस्ट को दर्शाता है, इसलिए वहां पे भी दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। आपको अगर बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी देना है तो ये फीचर तो रखना ही पड़ेगा, आपको एफिशिएंसी से काम करना पड़ेगा। कंपनी जो भी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती है उनको कॉस्ट एफिशिएंसीज मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि उन लोग यूनिक फीचर्स प्रोवाइड कर सके। जैसे कि एग्जांपल में है आइकिया, जो कि क्या करता है, अफोर्डेबल फर्नीचर प्रोवाइड करता है यूनिक डिजाइन के साथ। और वो ऐसा कैसे कर पाता है, क्योंकि उसका सप्लाई चेन बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, समझ में आ गया एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। कंपनीज जो भी इनको अडॉप्ट कर रही है इस स्ट्रैटेजी को, उनको क्या अचीव करना पड़ेगा, कॉस्ट हैज टू अचीव कॉस्ट एफिशिएंसीज टू प्रोवाइड व्हाट, यूनिक फीचर्स। मीरा, आर यू गेटिंग दिस? यस सर। ओके, सो हम लोगों ने अभी तक 3 फीचर्स देखे, है ना।
अब चलो फोर्थ फीचर पे आते हैं। फोर्थ फीचर क्या है? प्राइस और फीचर्स के बीच में भी यहाँ पे एक बैलेंस चाहिए आपको बहुत अच्छा, क्योंकि बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर जो है वो फोकस ऑफर कर रहा है आपको प्रोडक्ट्स जो कि आप डिलीवर करेंगे, जिनका बेटर परफॉर्मेंस है, क्वालिटी जिनका अच्छा है, लेकिन आपको लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर्स से साथ कॉम्पीट करते हुए देना है। ठीक है, इसीलिए आपको प्रीमियम ब्रांड से लोअर प्राइस पे देना होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है शाओमी। शाओमी जब आया था तो उसने क्या किया था, उसने अच्छे क्वालिटी के फीचर्स दिए लेकिन कम दामों पे। ठीक है, इसीलिए बैलेंस बिटवीन प्राइस एंड Local फीचर्स। product is lower price or that is what having other than the others. अब मेरे को बताओ कि बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? सोचो, अगर आपके पास ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसमें आप सस्ते दामों में अच्छा चीज दे पा रहे हो, कॉस्ट और डिफरेंशिएशन दोनों का आपके पास फायदा है, तो उससे एडवांटेज क्या होगा? आप वाइडर ऑडियंस को अपील कर सकोगे, जो कि क्योंकि आपके पास अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी दोनों है। तो आपका क्या होगा एडवांटेज में? ब्रॉड अपील होगा टू वाइडर ऑडियंस। ठीक है, और क्या होगा? क्या आपको दोनों ही कॉस्ट जो कि लो कॉस्ट में चल रहे हैं या हाई एंड प्लेयर्स है, दोनों के ऊपर कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा? ठीक है, आपको दोनों जो लोग सस्ता में बेच रहे हैं या बहुत पुराने प्लेयर्स है, हाँ बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है, आप कहीं बीच में लाई करोगे, क्योंकि आपके पास डिफरेंशिएशन और कॉस्ट का दोनों का ही फायदा है। तो आपको दोनों के ऊपर क्या मिल जाएगा? कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? क्या आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा क्योंकि आप ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओगे? ठीक है, मीरा, टेल मी व्हाट आर द 3 एडवांटेजेस यू विल गेट व्हेन यू विल follow best cost provider strategy. मीरा? Competitive edge, Yes. broad appeal to wider over. वो क्या लिखा है सर वाइडर के आगे? ऑडियंस, ब्रॉड ऑडियंस अपील टू बड़े, ऑडियंस। मतलब आप अपने से सोच के बोलो ना, मैंने आपको समझाया अभी। अब आप सोचो कि आपको दोनों का फायदा मिल रहा है तो क्या फायदा हो रहा है, एडवांटेज क्या है आपका? आप ज्यादा ऑडियंस को अब अपना सामान बेच पाओगे, क्योंकि लोग पहले क्या थे, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्राइस सेंसिटिव है, और कुछ ऐसे जो प्राइस इनसेंसिटिव है। कुछ को सस्ते दामों में चीज चाहिए, कुछ को डिफरेंशिएशन और क्वालिटी चाहिए। आप दोनों में अगर अचीव कर लो तो आप ज्यादा ऑडियंस को वो कर पाओगे, केटर कर पाओगे ना। फिर आपको वैसे सारे प्लेयर्स के सामने कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास इंक्रीज मार्केट शेयर आ जाएगा क्योंकि आप उन लोग का शेयर खा लोगे। अब मेरे को बताओ लिमिटेशंस क्या होंगे? देखो, दोनों अचीव करने के चक्कर में, ठीक है, दोनों ही अचीव करने के चक्कर में क्या क्या, दोनों लो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन, कहीं आप क्वालिटी कहीं आप बीच में ही नहीं रह जाओ। और बीच में रह के क्या होगा, आपके पास बहुत सारा रिस्क है कि आप कहीं बीच में रह जाओगे, और ना ही आपके पास फिर लो कॉस्ट का फायदा रहेगा, ना ही आप डिफरेंशिएशन अचीव कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए कंटिन्यूअसली आपको क्या करना होगा, इनोवेशन करना होगा। ठीक है, किस चीज के लिए? टू मेंटेन कॉस्ट, सॉरी, कॉम्पिटिटिव
एडवांटेज। समझ में आ रहा है? चलो, तो हम लोगों ने अच्छे से क्या बोलते हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी देख लिया। सबको मेन बात समझ में आ गया। मेन बात यही है कि यहाँ पे लो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन दोनों को हम लोग बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ऐसे कस्टमर्स जिनको गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए रीजनेबल प्राइसेस में, उनको केटर करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन दोनों का है, लो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन का। टारगेट मार्केट हमारे ऐसे लोग हैं जिनको क्या बोलते हैं सस्ते दामों में अच्छा गुड्स चाहिए, और एफिशिएंसी और इनोवेशन आपको क्यों चाहिए यहाँ पे, ताकि आप कॉस्ट क्या यूनिक फीचर्स लाते रहे। और Xiaomi का यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया था कि बैलेंस होना चाहिए प्राइस और फीचर्स में। आपके फीचर्स ज्यादा सस्ते दामों में अच्छे फीचर्स रहेंगे तो आपको बेटर अपील मिल जाएगा। ठीक है, फिर एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देख लिया हम लोगों ने। अब चैप्टर नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। मीरा, स्टार्ट रीडिंग दिस। Domolo is a premium cycles and cycling equipment brand which targets high spending customers with a liking for quality and brand name. Their cycle range from rupees 15,000 to rupees 1 lakh. The recent trend of fitness through cycling has created humongous demand for cycles. Peripherals. डिमांड और साइकिल का डिमांड बढ़ गया है, ह्यूमंगस डिमांड हुआ है। देखो, डोमोलो क्या एक प्रीमियम साइकिल्स बनाते थे, ठीक है। तो प्रीमियम साइकिल बनाने वाले ब्रांड को हम लोग क्या समझ सकते हैं कि अच्छा, इन लोगों ने डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी लिया है, क्या वो बेस्ट साइकिल्स बनाएंगे, ठीक है। वो लो कॉस्ट एडवांटेज स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन यहाँ लेके चल रहे हैं, ठीक है। और प्रीमियम साइकिल्स के साथ साथ क्या और बना रहे, साइकिलिंग इक्विपमेंट ब्रांड भी है, Helmets. ठीक है। साइकिलिंग इक्विपमेंट ब्रांड भी है जो हाई स्पेंडिंग कस्टमर्स को केटर कर रहे हैं, जिनका लाइकिंग और क्वालिटी उनको क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम और क्वालिटी दोनों पसंद आ चुका है, ठीक है। उनका साइकिल जो है 15,000 रुपए लेके, फ्रॉम 15,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज का साइकिल होता है। और रीसेंट ट्रेंड जो फिटनेस का बढ़ा है, उससे उनका डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसके साथ साथ, नाउ यू रीड, अब आगे क्या हो रहा है। Like helmet, lights, braking, braking systems, fitness applications, etc. The राइट, customer base has grown 150% in the last 3 months. Mr. Vijay, who is an investor, wants to tap in the industry and bring about cheaper options to people can be implemented to capture maximum business level strategy. Would best to suit for Mr. Vijay's idea, and what are the major sub strategies that can be implemented to capture maximum market? हाँ, तो अब यहाँ पे बताओ कौन Maximum सा market. मैक्सिमम मार्केट अचीव करने के लिए क्या करेगा। यहाँ पे क्या है, द कस्टमर्स हैज ग्रोन 150% इन द लास्ट 3 months। मिस्टर विजय, who is an investor, wants to tap in this industry and bring about cheaper options, ठीक है। तो मिस्टर विजय डोमोलो नहीं है, विजय इज somebody else, is a new entrant now, he wants कि अब वो टैप करना चाहता है चीपर ऑप्शंस को भी इस इंडस्ट्री में, क्योंकि वो देख रहा है कि प्रीमियम साइकिल्स बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, तो अगर हम थोड़े चीपर ऑप्शंस पीपल को दे, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं ऑप्शंस टू गेट people can be implemented to capture maximum level of strategy. What would suit best Mr. Vijay's idea? What major sub strategies that can be implemented to capture maximum market? तो अब यहाँ पे आपको वही बताना है कि कौन सा स्ट्रैटेजी लगेगा। अभी हम लोगों ने इसके बारे में अच्छा डिस्कशन किया, जस्ट टेल मी कौन सा स्ट्रैटेजी आप लगाओगे यहाँ। Cost provider. बेस्ट कॉस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी, ठीक है। द बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी ये इंश्योर करेगा, ठीक है, वुड इंश्योर अ बेटर रीच टू नॉट सो अफ्लुएंट कस्टमर्स, मतलब जो बहुत ज्यादा रिच नहीं है वैसे कस्टमर्स को वो केटर करेगा।
और उनको फिर गुड क्वालिटी साइकिल्स एंड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेगा। इसीलिए वो इंक्रीजिंग ट्रेंड को टैप करने के लिए, मतलब उसका फायदा उठाने के लिए केपेबल हो जाएंगे। और यहाँ पे दो, पहला तो ये तुम्हारा मेन स्ट्रैटेजी हो गया, उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पे सब स्ट्रैटेजी। अब सब स्ट्रैटेजी में पहला क्या हो सकता है? पहला है कि आपको ऑफर करना है लो प्राइसेस देन राइवल्स फॉर द सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ऑफरिंग लोअर प्राइसेस देन राइवल्स फॉर द सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, चार्जिंग द सेम प्राइसेस फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग और ऐसा अपने राइवल से कम दाम में वही क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और या हम लोग सेम प्राइसेस चार्ज करेंगे लेकिन क्वालिटी हम लोग बेटर कर देंगे। ठीक है, तो ये दो सब स्ट्रैटेजी लगाना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर विजय का जो आइडिया है टू प्रोवाइड ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, ठीक है वो क्या होगा? If not so in terms of branding to customers who do not have huge sums of money to pay। ठीक है, तो द सब स्ट्रैटेजी नंबर 1 जो है यहाँ पे हम लोग का सब स्ट्रैटेजी नंबर 1, ऑफरिंग लोअर प्राइसेस फॉर ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी, ठीक है, शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू बिकम द बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर ऑफ साइकिल्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। मेन स्ट्रैटेजी क्या है? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी करना है। उसमें सब स्ट्रैटेजी क्या है? सेम दाम में बढ़िया क्वालिटी, कम दाम में वही क्वालिटी देंगे, या क्या बोलते हैं, सेम प्राइसेस में बेटर क्वालिटी देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या फॉलो करना है? पहला वाला स्ट्रैटेजी। ओके मीरा, डिड यू गेट इट? दीपांकर, Yes. कार्तिक, यस सर। all right, so we have completed chapter number 3। ठीक है, so before starting chapter number 4, let's take a 5 minutes break, okay, and then we'll start afresh। okay,
All right, everyone. Welcome back. Let's start with a new chapter. Hello, Devanshu, Roman. Hello, sir. Good morning. Good morning. Good morning. ठीक है, आपने इसको कवर किया अभी? हाँ सर. चलो, नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्ट्रैटेजिक चॉइसेस पे हम लोग स्टार्ट करेंगे. इसमें काफी सारे क्वेश्चंस है, सो विल ट्राई टू कंप्लीट इट विद जितना जल्दी से हो सके. आप लोगों का प्रिपरेशंस कैसा चल रहा है? ठीक है सर, बट थोड़ा एंजाइटी हो रही है बीच बीच में. नहीं नहीं, प्रिपरेशन अच्छा चलेगा तो एंजाइटी नहीं होगी, और डरने से तो कभी कुछ नहीं होता है. सो हम्म. जस्ट कीप गोइंग. ओके सर. चलो, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के बारे में. ठीक है, चैप्टर है हमारा स्ट्रैटेजिक चॉइसेस पे. नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि स्ट्रैटेजिक चॉइसेस मतलब हम लोग को कई तरीके की स्ट्रैटेजीज बनानी है और उनमें अलग अलग तरीके के चॉइसेस हम लोग को मिलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे वील स्टिक विद द क्वेश्चंस ताकि एक फ्लो बना रहे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज the meaning of directional strategy. Does anybody know directional strategy का मतलब क्या होता है? देखो, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज को हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग ग्रैंड स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं. ठीक है, ये बेसिकली हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स अस व्हाट? डायरेक्शन. ठीक है, ये हम लोग को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए? फॉर स्ट्रैटेजिक एक्शन. डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किस चीज के लिए? स्ट्रैटेजिक एक्शन लेने के लिए. किस चीज को किस चीज के टुवर्ड जाना है अपने को? ताकि हम लोग को क्या चीज हो जाए? टुवर्ड्स अचीविंग. अचीविंग व्हाट? हमारे स्ट्रैटेजिक गोल्स. ठीक है, तो हमारा एक स्ट्रैटेजिक गोल है. हम लोग को जैसे यहाँ पे गोल है कि भाई हम लोग को सीए बनना है. ठीक है, तो हमारा वो स्ट्रैटेजिक गोल अचीव करने के लिए हम लोग को एक क्या बोलते हैं, डायरेक्शन पता होना चाहिए. और वो डायरेक्शन दे बताता कौन है? हम लोग को डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बताता है. ठीक है, हम लोग ताकि वो स्ट्रैटेजिक एक्शन ले सके. अब क्या स्ट्रैटेजिक एक्शन है? तो आपका इस एग्जाम को पास करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक एक्शन था कि चलो हम लोग एक क्लास ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है, तो हमारा रिवीजन अच्छा हो जाएगा. सो दैट वाज योर स्ट्रैटेजिक एक्शन. ठीक है, तो डायरेक्शनल आपको किस तरीके से कौन से डायरेक्शन में जाना है ये बताने के लिए आपको डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी आती है कि कौन से स्ट्रैटेजिक एक्शंस हम लोग ले. ठीक है, सच स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड. अब ये स्ट्रैटेजीज कहाँ पे फॉर्मुलेट होते हैं? टॉप लेवल पे होते हैं कि मिडिल लेवल पे होते हैं कि लोअर लेवल पे होते हैं? कहाँ होते हैं? टॉप लेवल डायरेक्शन देते ना सर. राइट, तो टॉप लेवल हमारे को सारा डायरेक्शंस देंगे. ठीक है, तो हम लोग टॉप लेवल से ही बात करेंगे. ठीक है, सच स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट कॉर्पोरेट लेवल. फॉर्मुलेट्स सच स्ट्रैटेजीज. ओके, टॉप लेवल पे स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट हो गया. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, the corporate strategies a firm can adopt can be classified into 4 broad categories. ठीक है, अब यहाँ पे 4 ब्रॉड कैटेगरीज में ये सारे स्ट्रैटेजी जो है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाए जा रहे हैं वो चार 4 ब्रॉड पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं.
ठीक है, पहला है आपका स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, दूसरा है एक्सपेंशन, तीसरा है रिट्रेंचमेंट, और फिर है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी को हम लोग क्या और बोलते हैं? ग्रांड स्ट्रैटेजी। आप ऐसे ही बताना चालू करोगे कि डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी को हम लोग और बोलते हैं ग्रांड स्ट्रैटेजी, जो कि हम लोग को बेसिक डायरेक्शन देता है ताकि हम लोग स्ट्रैटेजिक एक्शन ले सके किस चीज के लिए, ताकि हम लोग अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स को अचीव कर सके। वो जो स्ट्रैटेजीज है वो फॉर्मुलेट कहाँ किए जाते हैं? कॉर्पोरेट लेवल पे किए जाते हैं, और इसीलिए उनको क्या और बोलते हैं? हम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज भी बोलते हैं। और ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी हमारे 4 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से? बोलो। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, Expansion, retrenchment, combination. राइट। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मीरा, रीड दिस क्वेश्चन। ABC Limited intends to grow its business. Its top management argues that its corporate strategy will ensure that growth of the firm. Do you agree with the top management's argument? Give reasons. So do you agree? Tell me whether those corporate strategies that are made at the top level will provide growth to the firm. क्या उनके strategies Yes. growth को direct Yes. करेंगे? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. So हम लोग यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में ऐसे लिख सकते हैं? Yes, I agree with top management's argument. Yes, I agree with the top management argument that corporate strategy ensures the growth of the firm. ठीक है, तो ये तो बात हम लोगों ने बता दिया। अब हम लोग को इसके रीजंस बताने कि ऐसा क्यों है। ठीक है, देखो, जो एक फिर हम लोग को कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो होता है वो क्या होता है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो कि प्रोवाइड करता है डायरेक्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज व्हाट? यहाँ पे आपको फिर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन करना होगा। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। ठीक है, जो कि क्या करता है? हम लोग को डायरेक्शन देता है टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव व्हाट? आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए काम आता है ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। और फिर हम लोग बताएंगे कि इसमें हम लोग इन्वॉल्व करते हैं वो डिसीजन जो कि किस किस चीज पे बेस्ड है। ठीक है, डिसीजंस बेस्ड ऑन। ठीक है, क्या क्या चीज को हम लोग डिसीजंस बेस्ड ऑन? तुम्हारा सबसे पहले रिसोर्स अलोकेशन, फिर मार्केट एंट्री, ये सारे चीजों पे क्या बोलते हैं डिसीजन हम लोग के कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज में होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, फिर पार्टनरशिप टू सिक्योर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारा चीज काम हो रहा है हमारे कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी लेवल पे ऊपर में। ठीक है,
फिर यहाँ पे आता है आपका ग्रोथ ओरिएंटेशन। एक सेकेंड। ग्रोथ ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि देखो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज जो है जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर्स, एक्विजिशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हेल्प करते हैं एक्सपैंड करने में कंपनी के ऑपरेशंस को, प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को और मार्केट टेक को। तो इसीलिए ये बताया जा रहा है कि जब आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज बनाओगे तो उससे क्या होगा, आपका ग्रोथ का एक रोड मैप बनेगा, जिससे आप क्या करोगे, मर्जर्स करोगे, एक्विजिशंस करोगे, इंटीग्रेशन करोगे और कंपनी को एक्सपैंड करोगे, उनके ऑपरेशंस को एक्सपैंड करोगे, उनके प्रोडक्ट को ऑफरिंग्स को एक्सपैंड करोगे, मार्केट रीच बढ़ाओगे। तो ये स्ट्रैटेजीज क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल पे बन के आ रहा है, इसलिए ग्रोथ का ओरिएंटेशन कर रही है, ग्रोथ का रोड मैप बना रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्रोथ ओरिएंटेशन के बारे में। फिर हम लोग क्या चीज के बारे में बताएंगे कि ये रिस्क मैनेजमेंट भी करते हैं। एक अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी है तो वो जितने तरीके के रिस्क हैं उनको मिटिगेट करेगा और अपॉर्चुनिटीज को आपको देगा कि आप डिफरेंट मार्केट्स में उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करके आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये रिस्क मिटिगेशन का बहुत अच्छा काम करता है, रिस्क मैनेजमेंट का बहुत अच्छा काम करता है। और लास्ट में आपका रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। अब आपने स्टार्टिंग में हाँ बोल दिया कि भाई मैं मानता हूं कि ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ क्यों होता है? क्योंकि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में ये सारे चीजों पे डिसीजंस लिए जाते हैं। ये वो रोड मैप बनाता है, ग्रोथ ओरिएंटेशन करता है, रिस्क मैनेजमेंट करता है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करता है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन कैसे करता है? क्योंकि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी जो है वो फर्म्स अलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को उन एरियाज में जिनका पोटेंशियल ग्रोथ का ज्यादा है। ठीक है, जो इंश्योर कर सकते हैं कि हम लोग जो कैपिटल यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो एफिशिएंट टू यूज है। ठीक है, तो इसीलिए अलोकेशन भी उसी तरह उसी जगह हम लोग सोच के करते हैं जहां ग्रोथ ज्यादा हो। तो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से हम लोग ये मानते हैं कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की वजह से ग्रोथ अचीव होता है। ठीक है, ओके रोमन, यू गॉट इट? हाँ सर। चलो एक बार ही बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? हाँ सर, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं, इसका दो नाम है, ग्रैंड स्ट्रेटजी बोलते हैं और डायरेक्शन स्ट्रेटजी बोलते हैं। और क्या कहते हैं, ये हमारा क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ये क्या कहते हैं हमें पहले तो डायरेक्शन देता है सर। और ये हम्म। हमारे से क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। हम्म। ठीक है। और क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं हमारी क्या कहते हैं, हाँ मतलब रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन करने में हेल्प करता है ये। क्या कहते हैं हमारी हाँ, ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारे क्या कहते हैं ग्रोथ विजन को। ओरिएंटेशन होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। जी और सर। फिर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो डायरेक्शन देता है कि हम लोग अचीव कर सके अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को। ये तो आपने बता ही दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग को पता चल गया था कि ये जो कॉर्पोरेट लेवल जो स्ट्रैटेजी है ये चार ब्रॉड पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, जो कि है स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन। राइट, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे अभी बताना है क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इज स्टेबिलिटी। वो सेफगार्ड करना चाहते हैं अपना एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ, ताकि वो परस्यू कर सके वेल एस्टैब्लिश एंड टेस्टेड अपने ऑब्जेक्टिव्स को, ताकि वो कंटिन्यू करते रहे, वो अपने जो भी पाथ हम लोगों ने चूज किया है अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सस्टेन्ड बेसिस पे आगे बढ़ते रहे उसमें। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले किसी भी कंपनी के लिए हो जाता है कि वो क्या करे, वो स्टेबिलिटी पाए। अगर कोई कंपनी का स्टेबिलिटी ही खतरा में है तो फिर वो आगे अपने सारे ऑपरेशंस कैसे करेगा? ठीक है, उनको पहले स्टेबल होना पड़ेगा कि अब वो इतना कमा ले रहे, इतने इस पोजीशन पे आ गए कि अब अगले आने वाले 5-10 साल 15 साल में अभी वो स्टेबल है, अपने ऑपरेशंस को तो रन करते रहेंगे तभी ना। वंस यू आर स्टेबल देन यू कैन गो ऑन एक्सप्लोर न्यू एरियाज। ओके, तो हम सर, लोग यहाँ, यस, कोई कह रहा है कि जूम पे एक्सेप्ट करो। वेट अ मिनट। हाँ।
ओके, ठीक है। तो what we will write in stability strategy, that one of the important goals of business enterprise is stability, to safeguard its existing interests and strengths, to pursue well established and tested objectives, to continue in chosen path, जिस पाथ को हम लोगों ने चूज किया है उस पाथ पे चलते रहना है। टू मेंटेन, किस चीज को हम लोगों को मेंटेन करना है? टू मेंटेन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है। सिर्फ स्टेबिलिटी को इस तरीके से नहीं सोचना है, हम लोग को सोचना है कि स्टेबिलिटी हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा गोल है सबसे पहले स्टेबिलिटी को रीच करना। हम लोग को सेफगार्ड करना है अपने इंटरेस्ट का एग्जिस्टेंस को, हमारे स्ट्रेंथ्स को, ताकि हम लोग जो भी हम लोगों ने क्या बोलते हैं प्लान्स या ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उनको हम लोग आगे चल के अचीव कर सके, ठीक है। हम लोग अपने चोजन बिजनेस पाथ पे आगे बढ़ सके, हम लोग अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन कर सके एक सस्टेन बेसिस पे, ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस, ठीक है। टू कंसोलिडेट द कमांडिंग पोजीशन ऑलरेडी रीच, आपने अभी तक जो पोजीशन पे आप रीच कर चुके हो उसको आप बचा के रखो, ठीक है। इतनी बातें हम लोग लिख सकते हैं। क्या क्या कर रहे हैं हम लोग? दीपांकर, टेल मी। देवांशु, मीरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड हियर? मीरा, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी सेफगार्ड की तरह काम करती है, इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ अपने बिजनेस। राइट, ये सेफगार्ड करती है आपके एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ्स को, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी आपका गोल है, आपको अचीव करना है, स्टेबल होना है आपको, ठीक है। तब जब आप स्टेबल हो जाओगे तब आपने आपके जो वेल एस्टैब्लिश्ड प्लान्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उनको आप अचीव कर सकोगे। आप अपने बिजनेस पाथ, जो भी चोजन पाथ है, उस पर चलते रह सकोगे। अगर आप सोचो आप अभी स्टेबल ही नहीं हो, आपने सोच लिया कि मैं उठ के अभी दिल्ली चल जाऊं, और दिल्ली जाने के बाद आपको वहां पे कोई स्टेबल काम ही नहीं है, कोई रहने का जगह ही नहीं है, तो इट विल बी वेरी मच आपके लिए बहुत रिस्की हो जाएगा कि आप कहाँ जाके रहोगे। तो पहले एक जगह स्टेबल हो जाए कि भाई अगर वहां नहीं कुछ बना तो अपन वापस यहाँ आ सकते हैं। अदरवाइज आप आपने जो पाथ चूज किया आप उस पर भी नहीं रन कर पाओगे, और आपको फिर स्टेबिलिटी के पीछे ही भागते रहना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? तो हम लोग को कैसे याद रखना है, वहां पे हम लोग को सबसे पहले हम लोग को बताना है कि स्टेबिलिटी हमारा गोल है। हम लोग को सेफगार्ड क्या करना है, अपने इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ्स को। हम लोग को परस्यू क्या करते रहना है, अपने वेल एस्टैब्लिश्ड और टेस्टेड ऑब्जेक्टिव्स को। हम लोग को कहाँ कंटिन्यू करना है, अपने चोजन पाथ पे। हम लोग को क्या मेंटेन करना है, अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। और हम लोग को कहाँ सस्टेन करना है, हम लोग को अपने जो ऑलरेडी कमांडिंग पोजीशन है, अभी हम लोग जो ऑलरेडी अच्छा कर चुके हैं, जिस पोजीशन पे हैं, उसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। यस,
सर मेरी बुक में मतलब अलग आंसर्स हैं सर इसके में। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के लिए हाँ इट कैन बी, आप वेरियस आंसर्स कैन बी देयर। ठीक है, आपको बुक में आपका जो आंसर है आप उसको क्या बोलते हैं रेफर कर सकते हो। आईसीएमएट सर, आईसीएमएट का है क्या कहते हैं कि रीजन फॉर ऑप्टिंग दी स्ट्रेटजीज, क्या कहते हैं जो जो प्रोडक्ट है वो क्या कहते हैं मेजोरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ यस साइकिल यस पे आ यस, चुकी है। अभी हम लोगों ने क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग अगले वाले टॉपिक पे चलेंगे, व्हाट आर द रीजंस टू परस्यू स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। ठीक है, अभी अच्छा आपने स्टेबिलिटी, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में आया आपने स्टेबिलिटी बताया। अब आप बताने चाह रहे हो अ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज परस्यूड बाय अ फर्म व्हेन। अब रीजंस क्या क्या है? पहला रीजन है कि इट कंटिन्यूज टू सर्व इन द सेम इसमें और सर, सिमिलर इसमें मार्केट्स। यस, इसमें सर मीनिंग में तो क्या दे रखा है कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी वो होती है जो क्या कहते हैं सेम और सिमिलर मार्केट पे काम करती है, कंटिन्यू करती है सेम और सिमिलर मार्केट पे, और क्या कहते हैं और सेम और सिमिलर प्रोडक्ट पे ही क्या कहते हैं बेचती है वो। और ये इसमें क्या कहते हैं इंक्रीमेंटल ग्रोथ होती है एंड इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनल परफॉर्मेंस। इंक्रीमेंटल ग्रोथ मतलब छोटी छोटी ग्रोथ होती है इसके अंदर, और क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनल, इससे फंक्शनल परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करता है ओनली। ये है इसमें मीनिंग बुक के अंदर। तो आईसीआई की जो रेफर किए हुए आपके आंसर्स है ना, आपको स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपको एग्जाम में बताने के लिए समझ में अभी हम लोग जो रीजंस हैं, अब रीजंस में इसके बारे में आप बताओगे कि भाई स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी कब परस्यू करता है फर्म। ठीक है, इट कंटिन्यूज टू सर्व इन द सेम और सिमिलर मार्केट्स एंड डील्स इन द सेम और सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जब कोई फर्म क्या बोलते हैं सेम या सिमिलर मार्केट में डील कर रहा है और सेम या सिमिलर सर्विसेज में डील कर रहा है, तब उसके हम्म। लिए जरूरी हो जाता है कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी पे हो रहा है। ठीक है, मतलब यस सर। एक ऐसा सिमिलर या सेम मार्केट, दो दो फर्म्स है एक साथ सिमिलर मार्केट में काम कर रही है और सिमिलर प्रोडक्ट्स दे रही है, तो सबसे पहले उनको क्या अचीव करने की जरूरत है? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो फर्म का पहला काम यहाँ पे क्या होगा? अगर सेम एंड और सिमिलर मार्केट में आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको क्या जरूरी है? और आप या तो ये सेम या सिमिलर मार्केट है और सेम और सिमिलर आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट या सर्विस है। ठीक है, तब ये एक रीजन बन जाता है, रीजन कि आप इसको स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो जाता है कि द स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो हम लोग ले रहे हैं वो फोकस करता है इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट पे ऑफ फंक्शनल परफॉर्मेंस। हमारा जो जो भी डिसीजन हम लोग स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो भी ले रहे हैं वो किस बात को फोकस कर रहा है कि हम लोग जो इंक्रीमेंटल छोटा छोटा इंप्रूवमेंट्स करते रहे हमारे फंक्शनल परफॉर्मेंस पे। ठीक है, फंक्शनल परफॉर्मेंस पे, जो हमारा फंक्शनल परफॉर्मेंस का एक एग्जांपल दो। फंक्शन तो काम करने के तरीका, जैसे कि मतलब हाँ, आपका जो भी काम करने का तरीका, आपको उसमें क्या चाहिए? इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, और इसके लिए स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी हम लोग क्या लेते हैं? स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो क्या रीजन हम लोग को समझ में आ रहा है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी कोई फर्म क्यों परस्यू करता है? क्योंकि वो सेम और सिमिलर मार्केट में सेम और सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहा है, तो सबसे पहले उसको वहां पे स्टेबिलिटी चाहिए। और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस वो लेता है ताकि इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट होते रहे उसके फंक्शनल परफॉर्मेंस में, थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस होते रहे ताकि वो मार्केट के साथ compete करता रहे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के रीजन। अब मेजर रीजंस, ये तो मतलब ये फर्म ले रहा है, अभी हम लोग यहाँ पे एक ये फर्म क्यों परस्यू करता है इन्हें, ये हो गया। ठीक है, अब और रीजंस हम लोग इसमें और क्या बता सकते हैं? मेजर रीजंस, एक सेकेंड। सर बाय द वे सर, आप दिल्ली से हो सर? नहीं, मैं दिल्ली एक साल रहा हूँ, बट मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ। ओके सर, ओके। मुझे लगा आप दिल्ली से हो, समझ मैं मिल लेता आपसे कभी। नहीं नहीं, मैं लक्ष्मी नगर में था,
in I guess in 2021, but now I'm in my hometown. ओके सर, ओके Okay, आप कहाँ रहते हो? वहाँ दिल्ली में? सर। मैं दिल्ली में रहता हूँ सर, इसलिए नहीं नहीं, दिल्ली में साकेत कहाँ? साकेत साकेत। साकेत साइड सर, हाँ उस ओके साइड ओके, में। वेरी नाइस। ओके, तो हम लोग मेजर रीजंस, पहला मेजर रीजन पे हम लोग बात है, ठीक है। हमारा स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी हम लोग को करना है। हमारा मेजर रीजन क्या है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी करने का? कि हम लोग का प्रोडक्ट जो है वो अभी मेच्योर स्टेज पे पहुंच गए अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो अब हम लोग को पता है कि जैसे ही मेच्योर स्टेज पे आ गए तो अब अगला स्टेज कौन सा है? डिक्लाइन। तो हम लोग को उस स्टेज पे अब हमारे को अपने प्रोडक्ट को स्टेबल बनाना है कि ये आगे चल, बस हम लोग का एक कैश काउ बना रहे, ठीक है। तो हम कैश काउ हम लोग आगे चल के अभी मैट्रिक्स देखेंगे और सारे क्वेश्चंस में, तो उसमें और अच्छा आपको समझ में आएगा। तो मेजर रीजन में क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ आ चुका है? मेच्योरिटी स्टेज पे आ चुका है। तो मैच्योरिटी अब हम स्टेज लोग को वहां पे क्या करना है? हम लोग को प्रोडक्ट मेच्योरिटी स्टेज कहाँ के? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे के। फिर और क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि ये लेस रिस्की है, इट इज लेस रिस्की एज इट इन्वॉल्व्स लेस चेंजेस एंड द स्टाफ फील कंफर्टेबल विद द थिंग्स एज दे आर। देखो, स्टेबल अगर आपका सब इन्वायरमेंट है, आप ज्यादा चेंजेस नहीं लाना चाह रहे हो, जब नेसेसरी है तभी वो चेंजेस कर रहे हो, इंक्रीमेंटल चेंजेस भले ही ध्यान में रख रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है इस स्ट्रैटेजी से? क्या है? लेस रिस्की है, क्योंकि स्टाफ आपका जो है वो कंफर्टेबल फील करेगा। सर। स्टेटस क्यू का मतलब होता है सेम, मतलब स्टेटस हाँ, क्यू सेम मतलब। स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू वही है कि उनको अपना चेंजेस ज्यादा चाहिए नहीं है, वो जैसा जो है उनको ज्यादा अपने में चेंजेस नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे पहले है वैसे ही है। हाँ, स्टाफ फील्स कंफर्टेबल, या फिर मेंटेन मेंटेन्स द सेम स्टेटस क्यू, ठीक है। Yes. और क्या हो सकता है? द इन्वायरमेंट फेस्ड इज रिलेटिवली स्टेबल। तो हम लोग का जो भी इन्वायरमेंट है वो भी रिलेटिवली स्टेबल होता है। एक्सपेंशन अब हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं, एक्सपेंशन आप यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं है, एक्सपेंशन तो दूसरा स्ट्रैटेजी है। एक्सपेंशन को नहीं परसीव किया जा रहा है क्योंकि उसको थ्रेटनिंग माना जाता है। एक्सपेंशन इज परसीव्ड, उसको देखा जा रहा है एज थ्रेटनिंग, कि उसके वजह से थ्रेट आएगा, हमारा पोजीशन गड़बड़ा जाएगा, इसलिए स्टेबल स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। और कंसोलिडेशन इज सॉट थ्रू स्टेबलाइजिंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपेंशन। और अगर आपका रैपिड एक्सपेंशन का एक पीरियड चल गया है बड़ा सारा, कि खूब एक्सपेंशन कर लिया है, तो अब आप एक बारी चीजों को कंसोलिडेट करना चाहते हो, ठीक है। कि अभी हम सारा चीज कंसोलिडेट कर ले, एक बारी बहुत एक्सपेंशन हो गया, अभी हम कहाँ कहाँ है, जिस भी पोजीशन में उसी पोजीशन पे रहते हैं और इसी को ही हम लोग अपना पोजीशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर आगे जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों को स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी हम लोगों ने देख लिया, ओके। तो ओके, दिवांशु, कैन यू स्पीक? चलो, तो रोमन, डिड यू गेट ऑल दीज पॉइंट्स? हाँ सर, अब मिल गया मुझे, थैंक यू। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्टिफाई द स्टेटमेंट स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी अपोजिट ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। हम लोग को ये हमारा आरटीपी 2000 मई 2021 में क्वेश्चन देखा गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी कैसे एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के अपोजिट में हो जाता है। तो आपको यहाँ पे आंसर में बताना कैसे है कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के बारे में तो अभी हम लोगों ने बहुत बातें पढ़ी, ठीक है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, ये इंटेंड कर रहा है क्या चीज के लिए? सेफगार्ड करने के लिए एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस के लिए। ये तो हम लोग को सारा लाइन उसी से अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वही बताना है, ठीक है। कि एग्जिस्टिंग बिजनेस के इंटरेस्ट को मेंटेन करना चाहता है, ताकि हम लोग अपने वेल डिफाइंड पाथ पे चल सके, चोजन पाथ पे हम लोग मेंटेन कर सके ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी जो है वो परस्यू किया जाता है फर्म के द्वारा, जो कि सिमिलर मार्केट में डील कर रहा है सेम सिमिलर
प्रोडक्ट और सर्विसेज में, ठीक है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में और क्या होता है, बहुत कम फंक्शनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप इसको बोल दो कि ये डू नथिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ऐसा आप मत बोल देना कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को हम लोग डू नथिंग स्ट्रैटेजी मान रहे हैं, नहीं। आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, बट बहुत स्लो पेस पे चलता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के बारे में अपन बता लेंगे। रोहन, यू कैन राइट नाउ फॉर द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, इज इट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी? Yes, sir. Do nothing नो, strategy. स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी Stability strategy. इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी। Not. हाँ sir. Sorry. ठीक है, दिस इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी। दिस स्ट्रैटेजी इज टिपिकली फॉर मैच्योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक स्टेज पे पहुंच गए हैं, ठीक है। इट इज स्टेबिलिटी जो है, इट इज फॉर मैच्योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो एक स्टेज पे पहुंच गए हैं, ठीक है। सम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो फ्रीक्वेंटली वो लोग यूज करते रहते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को, ठीक है, ताकि वो लोग अपने मार्केट में कंफर्टेबल पोजीशन पे रहे, ठीक है। अब हम लोग को बात करना है एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के बारे में। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के बारे में कोई कुछ बताएगा? एक्सपेंशन मतलब हम अपना धंधा बढ़ा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, नया प्रोडक्ट में नए मार्केट में जाएंगे, ऐसे ना। यस, देखो, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को हम लोग देखो एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी भी मानते हैं इसको, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, ठीक है। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को हम लोग एग्रेसिव स्ट्रैटेजी मानते हैं, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस को रीडिफाइन करता है, ठीक है। रीडिफाइन करता है बिजनेस को बाय एडिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस सब्सटैंशियली इंक्रीजिंग द एफर्ट्स ऑफ द करेंट बिजनेस। हम यहाँ पे स्कोप बढ़ाया जाता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, रीडिफाइन कर रहा है, रीडिफाइनिंग द बिजनेस। और ये रीडिफाइन कैसे कर रहा है? बाय एडिंग स्कोप। आप चाय बेच रहे थे, चाय के साथ बिस्किट भी बेचना चालू कर दिया, उसके साथ टॉफीज भी बेचना चालू कर दिया, आप नए नए स्कोप बढ़ा रहे हो, आप एक्सपेंशन कर रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो द बिजनेस बाय एडिंग स्कोप, आप क्या कर रहे हो, रीडिफाइन कर रहा है बिजनेस को बाय एडिंग स्कोप ऑफ बिजनेस सब्सटैंशियली, ठीक है। बाय एडिंग स्कोप टू बिजनेस सब्सटैंशियली, बड़े रूप में अच्छे चेंजेस कर रहा है। क्योंकि अगर छोटे छोटे चेंजेस होंगे तो वो तो मिनिमम इंप्रूवमेंट तो स्टेबिलिटी में भी हो रहा था, ये सब्सटैंशियल चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग एफर्ट्स ऑफ करेंट बिजनेस, ठीक है, इंक्रीजिंग द एफर्ट्स ऑफ करेंट बिजनेस, ओके। Now, in this sense, it becomes opposite to stability strategy, और इसीलिए क्योंकि वहां पे हम लोग सब्सटैंशियली इंक्रीज एफर्ट नहीं डाल रहे थे, हम लोग स्कोप को नहीं बढ़ा रहे थे, वहां पे कंफर्टेबल रहना चाहते थे, जैसा है वैसा ही रखना चाह रहे थे। लेकिन एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, बिजनेस को रीडिफाइन किया जा रहा है, स्कोप ऐड किया जा रहा है सब्सटैंशियली, और एफर्ट्स को इंक्रीज किया जा रहा है। एवरीवन समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे लिए? एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन इज प्रॉमिसिंग, ये एक प्रॉमिसिंग फीचर स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और इसीलिए प्रॉमिसिंग एंड पॉपुलर स्ट्रैटेजी भी इसको माना जाता है, क्योंकि आपने अगर वो स्ट्रैटेजी सही से बिठा ली, सही से लगा लिया, तो आप मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर जाओगे, दैट्स, ठीक है, पॉपुलर स्ट्रैटेजी है। इसीलिए इसको हम लोग कैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेट करते हैं, इस स्ट्रैटेजी को हम लोग इक्वेट करते हैं डायनामिज्म से,
कि ये डायनेमिक स्ट्रैटेजी है, क्या बोलते हैं, प्रॉमिसिंग और सक्सेसफुल, सक्सेस इससे आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑल्सो, हम लोग एक्सपेंशन में और क्या क्या चीज ला सकते हैं, एक्सपेंशन में हम लोग और ले सकते हैं एक्सपेंशन में हम लोग और क्या ले सकते हैं, हम लोग एक्सपेंशन इंक्लूड्स इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, राइट, डाइवर्सिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेंशन में डाइवर्सिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन, अक्वायरिंग, मर्जर, ये सारा कुछ लाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी जो है, ये स्ट्रैटेजी जो है, ये इंटरप्राइज को रिलेटिवली अननोन और रिस्की पाथ में लेके जाता है, जो कि प्रोमिसेस और पिटफॉल्स दोनों से ही भरा पड़ा है। ठीक है, खतरा भी है तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी है। तो ये लास्ट में आप एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के नीचे ये लाइन लिख सकते हो कि द स्ट्रैटेजी may take the enterprise along relatively unknown and risky path that is full of promise and pitfalls। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्यों एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के अपोजिट है, ये समझ रहे हैं एवरीवन? ठीक है, आप लोग बोल सकते हो, मैं ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि आप लोग बोलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मीरा रीड दिस क्वेश्चन। ABC Steel Industries find out that its products have reached at maturity stage and already has overcapacity. Therefore, it concentrates on maintaining operational efficiency of its plants. Identify the strategy implementation by ABC Steel Industries along with reasons. चलो क्वेश्चन एक्सप्लेन करो अब सबको, क्या बताया गया क्वेश्चन में? एबीसी स्टील इंडस्ट्री है वो मैच्योरिटी लेवल, मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंची है, मतलब पीएलसी का ओके हमारा। हाँ, और ओवर कैपेसिटी हो गई है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमें रीजन आइडेंटिफाई करने हैं। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेड बाय एबीसी स्टील अलोंग विद द रीजन, कौन सी स्ट्रैटेजी उन्होंने इम्प्लीमेंट की है देखो यहाँ अलोंग पे विद द बताया जा रीजन। रहा है, दो बातें हम लोग को ध्यान में रखनी है कि एक तो ये मेच्योरिटी स्टेज पे कंपनी पहुंच गई थी और अभी ये ओवर कैपेसिटी पे चल रही है। इसका ओवर मतलब कंपनी जो है अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे कंसंट्रेट कर रही थी। ठीक है, तो ये लोग कौन सी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी। ठीक है, वो लोग बस उसी, जो उनको पता चल गया है कि हम लोग अभी मेच्योरिटी स्टेज में आ गए, इसलिए वो लोग स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी पे आ रहे थे। लेकिन क्योंकि उनका प्रोडक्ट्स डिमांड में था, इसलिए उन लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना पड़ा, इसलिए उन लोग को कैपेसिटी से ज्यादा डिमांड मिल रहा था, तो ओवर कैपेसिटी हो गया। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेड बाय एबीसी इंडस्ट्रीज अलोंग विथ रीजंस। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई तो कर लिया है कि एबीसी स्टील इंडस्ट्रीज हैज ऑप्टेड कि वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कर रहे हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को। अब उसके बाद आपको स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के लिए रीजंस बताने हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने रीजंस जो ऊपर पढ़े हैं ना वही यहाँ पे लगेंगे, तो आपको पहले स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे लिख के बता देना है कि ये हमारा मेन गोल होता है किसी कंपनी का कि भाई हम लोग को स्टेबिलिटी पाना है। तो ये स्टेबिलिटी से क्या होता है, हम लोग का एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को सेफगार्ड हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करता है ताकि वो परस्यू कर सके वो एस्टैब्लिश्ड और टेस्टेड ऑब्जेक्टिव्स जो उन लोगों ने सोच के रखे थे, और जो भी चोजन पाथ उन लोगों ने सोचा था उस पर वो चलते रहना चाहते हैं, अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी जो है वो परस्यू किया जाता है when firm continues to serve in the same or similar market, और वो डील करते हैं क्या चीज से, सेम और सिमिलर प्रोडक्ट से।
ठीक है, तो इन स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी जो फंक्शनल चेंजेस हो रहे हैं वो प्रोडक्ट और मार्केट में हो रहे हैं, लेकिन ये डू नथिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, ऐसा आपको बता देना है। स्ट्रैटेजी इज टिपिकल फॉर मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, अब क्या मेजर रीजंस है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के? सबसे पहला रीजन है कि ये तो मेच्योरिटी स्टेज पे है। ठीक है, ये मेच्योरिटी स्टेज पे है। ठीक है, ये इनका सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, ऑफ पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। तो यहाँ पे इसीलिए स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी चाहते हैं। ठीक है, वो लोग फिर यहाँ पे वही स्टेटस क्यू का स्टाफ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे अगर ज्यादा चीजें चेंजेस ना हो। ठीक है, उन लोगों ने ऑप्ट किया है व्हेन द एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग इज रिलेटिवली स्टेबल। तो हम लोग को वही सारी बातें बतानी है, रीजंस बताने हैं। ठीक है, और रीजंस अपन ने क्या पढ़े थे? एक्सपेंशन क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि वो ज्यादा थ्रेटनिंग है। ठीक है, अगर रैपिड एक्सपेंशन होगा तो उससे उसके वजह से क्या हो सकता है कंपनी का? अगर रैपिड एक्सपेंशन हो चुका हो, अभी आपका रैपिड एक्सपेंशन होने के बाद, आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन हम लोग क्या चाहते हैं? स्टेबल, क्या कहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं ना। फर्म वांट्स टू स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रीजंस है भाई। हम मेच्योरिटी में आ चुके हैं, स्टाफ जो है वो कंफर्टेबल फील करेगा, जो भी उनका स्टेटस क्यू अभी चल रहा है उसमें उनको ज्यादा चेंजेस नहीं चाहिए। जिस इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबल है। ठीक है, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी हमारे को परसीव किया जा रहा है एज मोर थ्रेटनिंग। एक्सपेंशन जो है उसको थ्रेटनिंग परसीव किया जा रहा है। और लास्ट में जो अभी मैंने लिखवाया, आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन फर्म चाहती कि अब भैया हम थोड़ा सा दौड़ के थक गए हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं। ठीक है, दौड़ के थक गए, रुक जाते हैं, स्टेबलाइज कर लेते हैं, अपने आप को कंसोलिडेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर भागेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? मीरा, डिड यू गेट दिस? Yes, sir. चलो, नाउ रीड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Swift Insurance is a company engaged in the business of providing medical insurance, maintaining a market share of 20 to 30% in last 5 years. Recently, the company decided to enter into the business of auto insurance by having foreign collaboration. Identify the strategy being followed by the Swift Insurance when its advantage. Swift Insurance Company वो अभी एंगेज है इंश्योरेंस बिजनेस में, अभी उनको स्कोप बढ़ाना है, एक्सपांशन करना है, राइट, ग्रोथ ग्रोथ या फिर इसको एक्सपेंशन एक्सपांशन स्ट्रैटेजी स्ट्रेटेजी। बोलेंगे। ठीक है, ये लोग इसमें तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इतना पढ़ा तो हम लोग को तुरंत से आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो गया कि अच्छा चलो ये तो ग्रोथ है एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में। ठीक है, फिर हम लोग को अब उसके बारे में बताना पड़ेगा, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताओ अब क्या होगा एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में, क्या क्या लिखा था अपन ने, ये क्या करता है बताओ, रोमन बताओ। सर रीडिफाइन करता है बिजनेस को, क्या कहते हैं, स्कोप ऑफ बिजनेस को बढ़ाता है, हाँ, इन्वेस्टमेंट स्कोप ऑफ इंक्रीज करता बिजनेस को कितना बढ़ाता है? है, सब्सटैंशियली, ये इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंशियली इंक्रीज द स्कोप ऑफ बिजनेस। अच्छा, हाँ, सब्सटैंशियली बढ़ा देता है। और क्या बोलते हैं इस स्टेप से और क्या होता है, हमारा सब्सटैंशियली हमारा इन्वेस्टमेंट भी बिजनेस में इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। ठीक है, उसके बाद द न्यू बिजनेस इज रिलेटेड एंड एट द सेम टाइम केटर्स टू अ डिफरेंट सेगमेंट। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली कैन बी टर्म्ड एज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अब हम लोग जो नया बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं वो रिलेटेड भी है और क्या बोलते हैं बिजनेस इज रिलेटेड एंड एट द सेम टाइम डिफरेंट सेगमेंट को वो डील कर रहा है, इसलिए इसको इस नए काम को हम लोग क्या बोलेंगे?
रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। क्यों रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन बोला रोमन, तुमको समझ में आया? सर मतलब जो हमारा बिजनेस है ना उसी के रिलेटेड में हम क्या कहते हैं हाँ अपना एक्सपेंशन करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे स्विफ्ट इंश्योरेंस कंपनी जो था वो पहले क्या चीज में एंगेज था, मेडिकल इंश्योरेंस कर रहा था, ठीक है। हाँ 5 साल से उसका मार्केट शेयर 25 से 30% बढ़ा भी था। और रिसेंटली कंपनी मेडिकल ने में क्या ही किया, अब वो बोल इंश्योरेंस रहे हैं होता कि है। हम लोग ऑटो इंश्योरेंस में जाएंगे। तो ये अगले डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट। हाँ हम लोग आए, इसीलिए यहाँ पे हम लोग रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन किया हमने, ठीक है। न्यू बिजनेस फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ जनरल इंश्योरेंस एंड हॉरिजॉन्टली रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस। और इसीलिए जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है ये जो हम लोग का ऑटो, मतलब ऑटो जो ऑटो मतलब इंश्योरेंस जो बाइक्स हो रहा कार है, ना। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस का ही पार्ट है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली ये एग्जिस्टिंग बिजनेस से डील कर रहा है, इसे पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस ही हो गया। सर ये ऑटो इंश्योरेंस बोले तो कमोडिटीज ना, जैसे कि कार बाइक वगैरह। हाँ हाँ हाँ, तो मेडिकल इंश्योरेंस ये लोग कर रहे थे, तो इसीलिए अब ये लोग ऑटो ये तो इंश्योरेंस में गए, ये रिलेटेड। डिफरेंट हो गया ना, ये मार्केट डिफरेंशिएशन हो गया। मार्केट डिफरेंट, सेगमेंट अलग है ना। कर हाँ तो रहे थे इंश्योरेंस ही, ठीक है। अच्छा। पहले आदमी पहले अब मेडिकल कर रहे थे, गाड़ियां अब भी। अब ऑटो कर रहे हैं, समझ गया सर, हाँ, समझ गया। ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन कंपनी विल बी एबल टू एक्सप्लॉइट, यहाँ पे क्या क्या चीज को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा उन लोगों को, और क्या बेहतर करना पड़ेगा एक्सपेंशन में, अपना ब्रांड नेम बढ़िया करना पड़ेगा, मार्केटिंग हाँ, स्किल्स जो भी अवेलेबल है उसको बेहतर करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, उसको बेहतर करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेटर करेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पाना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लॉइट क्या क्या करना होगा, 5 चीजें करनी है एक्सप्लॉइट, अगर आपको डिफरेंशिएशन बढ़िया करना है तो, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं, यहाँ पे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन करने के लिए अगर आगे चल के डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो एक्सप्लॉइट करना होगा आपको कौन कौन से एरियाज को, ब्रांड नेम को, ठीक है, ये इसको बेहतर कीजिए। फिर और क्या चीज, मार्केटिंग स्किल्स अवेलेबल, फिर उसके बाद आपका एग्जिस्टिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एक्सप्लॉइट करेंगे, इसी सब एरियाज में ना एक्सपेंशन मिलेगा आपको। फिर R&D हाँ, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फिर ठीक है। तो आपको ये सारी बातें बतानी है कि एक्सपेंशन में ऐसा ऐसा हो रहा है। और फिर आपका कम जो आपका यहाँ पे था क्वेश्चन के हिसाब से कि ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन था, उसको आपको इंडिकेट करना है, हाईलाइट कर मतलब अंडरलाइन कर देना लिख के, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे हमारे पास है एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 11, गौतम सिद्धार्था, दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं हम लोग। एक सेकेंड, एक सेकेंड।
हम्म, 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 Okay. So, Meera, read this question number 11. Gautam and Siddharth, two brothers, are the owners of cloth manufacturing unit located in Faridabad. They are doing well and have substantial surplus funds available within business. They have different approaches regarding the corporate strategies to be followed to be more competitive and profitable in future. Gautam is interested in acquiring another industrial unit located in Faridabad, manufacturing stationer. Siddharth desired to start another unit, notebook, pencils, pencil sharpener असे, to produce Ready-made garments. Discuss the nature of corporate. ready-made garments. Discuss the nature of corporate strategies being suggested by two brothers and risk involved in it. अब चलो इधर हम लोग क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास ये है, सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे भी क्या बोला जा रहा है, शोएब और सलीम दो ब्रदर्स है, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग में लोकेटेड कहाँ है, लखनऊ में। अब वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, सब्सटैंशियल सरप्लस भी उन लोग को मिल रहा था बिजनेस में। शोएब जो है वो भाई साहब बोल रहे थे कि हम लोग अक्वायर कर लेते हैं अनदर इंडस्ट्रियल यूनिट, कहाँ पे, जो लोकेटेड है लखनऊ, मैन्युफैक्चरिंग टेबल वेयर का। ठीक है, इससे क्या होगा, डिनर सेट्स, कप, सॉसर्स, ये सब बना पाएंगे। तो शोएब कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहता है, वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि हम लोग नया एक यूनिट अक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, जो भी सरप्लस फंड्स है उससे एक नया, इंटरेस्टेड इन अक्वायरिंग अनदर इंडस्ट्रियल यूनिट। तो बताओ कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहता है वो। एक्सपेंशन। राइट, लेकिन सलीम जो है ऑन द अदर हैंड वो चाहता है कि वो डिजायर्स टू स्टार्ट अनदर यूनिट टू प्रोड्यूस रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है, वो रेडीमेड गारमेंट ही बनाना चाहता है। ठीक है, और उसके लिए वो दूसरा यूनिट बैठाना चाहता है। डिस्कस द नेचर ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज जो दोनों फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग देखो, अभी गौतम वाले में भी सेम कहानी था कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फरीदाबाद में चला रहे थे, और एक जो गौतम था वो देख रहा था कि हम लोग यहाँ पे एक नया यूनिट ले सरप्लस यूनिट से हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव। गौतम चाह रहा था कि वो एक इंडस्ट्रियल यूनिट ले ले, स्टेशनरी बनाने वाला। और सिद्धार्थ यहाँ चाह रहा था कि नहीं नहीं, हम लोग जो बना रहे हैं उसी को ही और उसका एक यूनिट बता ले। तो Gotham wishes to diversify in a business that is not related to their existing line of product। ठीक है, उनका existing line of product से अलग हटके ये प्रोडक्ट है। ठीक है, एंड इसीलिए इनको हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, वो यहाँ पे इस जो गौतम करना चाहता है उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्लोमरेट
डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चाह रहा था क्या, ऐसे जगह ऐसे बिजनेस में डाइवर्सिफाई करना जो कि क्या बोलते हैं उनके अभी जो प्रेजेंट लाइन ऑफ बिजनेस है उससे अलग हटके है। ही इज इंटरेस्टेड इन अक्वायरिंग अनदर इंडस्ट्रियल यूनिट जो कि फरीदाबाद में लोकेटेड है। ठीक है, और मैन्युफैक्चर करना चाहता है स्टेशनरी आइटम एज परमानेंट, जो कि ये परमानेंट मार्कर्स, नोटबुक्स, ये सारी चीजें। ठीक है, विच इज नॉट रिलेटेड टू देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में आपको कुछ बातें बतानी पड़ेगी। ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, यहां पे होते हैं न्यू बिजनेस या फिर प्रोडक्ट्स आर disjoint from the existing business in every way। एकदम ही अलग। हम लोग जूते बनाने वाली कंपनी है, हम लोग होटल लाइन में चले गए, तो बिल्कुल ही कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में हम लोग का पूरा ही अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होता है। यहाँ पे इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, नाउ अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इन प्रोसेस टेक्नोलॉजी फंक्शंस देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द न्यू प्रोडक्ट एंड द एग्जिस्टिंग वर्ड। ठीक है, प्रोसेस हो या टेक्नोलॉजी हो, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन, किसके बीच में, आपका जो न्यू प्रोडक्ट है और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसमें कोई तरीका का मेल जोल है ही नहीं। समझ में आ रहा है सबको? Conglomerate diversification has no common thread at all with the firm's present position. कम फर्म का अभी का जो पोजीशन है उसके उन लोगों का कोई मेल जोल है ही नहीं, उनका बिल्कुल ही अलग डाइवर्सिफिकेशन है। और इसीलिए जो क्या बोलते हैं ऊपर में शोएब और यहाँ पे गौतम करना चाह रहा है, वो कौन सा स्ट्रैटेजी है, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का स्ट्रैटेजी वो लोग लगाना चाह रहे हैं। और सेम बिजनेस में अगर जाना चाहता है सिद्धार्थ, ठीक है, और ऊपर में जो था वो उन लोग के लिए आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे उनको वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, या फिर आप इसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गौतम और कौन थे, सिद्धार्थ क्या करना चाहता है? फॉरवर्ड और वर्टिकल तो कोजेनरिक का है ना, कोजेनरिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रिक, सॉरी सर, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में आगे चल के देखेंगे, बट अभी यहाँ पे हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि ये लोग कौन से स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको कहीं से भी ये तो अलग से इन्वॉल्व करके नहीं बोला ना कि कौन से कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के पार्ट्स बन के सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ वर्टिकली इंटीग्रेटेड, यहाँ पे हम लोग इसका आंसर में लिखेंगे कि सिद्धार्थ जो है वो क्या फॉलो करना चाहता है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। सिद्धार्थ आगे बढ़ना चाहता है, तो मूव फॉरवर्ड इन द चेन, जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का चेन है उससे आगे बढ़ना चाहता है। द क्लॉथ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय एग्जिस्टिंग प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल ऑफ गारमेंट्स, जो कि मैन्युफैक्चर किया जाएगा उसके आगे आने वाले बिजनेस में। आगे वो मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स, अभी वो क्लॉथ बना रहा था, अब वो गारमेंट बनाना चाहते हैं,
ठीक है, अभी क्या बना रहे हैं, क्लॉथ, अब बनाना चाहता है गारमेंट नए बिजनेस में, तो इसीलिए ये आगे वाला के साथ मर्ज करना चाहता है, इसीलिए इसको फॉरवर्ड फॉरवर्ड। इंटीग्रेशन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो उसका पुराना क्लॉथ जो है वो क्या बन जाएगा आगे वाले बिजनेस के लिए, रॉ मटेरियल। ठीक है, इन सच डाइवर्सिफिकेशन फर्म जो है वो ऑप्ट करता है टू इंगेज इन बिजनेस दैट आर रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस। ठीक है, रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस। आपको वहां बताना भी तो पड़ेगा वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में कि इस डाइवर्सिफिकेशन में फर्म क्या चाहती है कि वो रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस वाले ही जगहों पे जाना चाहती है, रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस। ठीक है, द फर्म रिमेन्स वर्टिकली विद इन द सेम प्रोसेस, वो वर्टिकुलरली सेम ही प्रोसेस में, एंड मूव्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन द चेन, या तो वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगी। वर्टिकल इनली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में वो रहते हैं, दे रिमेन इन द सेम प्रोसेस, वो सेम प्रोसेस में ही रहते हैं। ठीक है, या तो वो बस आगे जाएंगे, मूव फॉरवर्ड, या पीछे आ जाएंगे, बैकवर्ड्स, लेकिन रहते सेम चेन में ही। ठीक है, इट इंटर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी आपका रहता है विद द इंटेंशन टू मेकिंग देम इनटू न्यू बिजनेस फॉर द फर्म। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन इज दैट देयर that here the firm does not jump outside the vertically linked product process chain। ठीक है, प्रोडक्ट वर्टिकली लिंक प्रोडक्ट प्रोसेस चेन से ये लोग बाहर नहीं जाते, ये एक बहुत बड़ा फीचर है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों टाइप के डाइवर्सिफिकेशन हम लोग देखे। ठीक है, उनके अपने अपने रिस्क है। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में आपका कस्टमर ग्रुप जो आपका है उसके साथ आपका कोई लिंकेज नहीं होता है। कस्टमर मार्केटिंग फंक्शन जैसे भी है, जो भी टेक्नोलॉजीज है, वो सारे नए होंगे और वहां पे एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में ये रिस्क होता है कि आप अपने ओरिजिनल जो बिजनेस था, यहाँ पे जो क्लॉथ का बिजनेस था, उनसे उसका उनका फोकस घट जाएगा। अब दे विल हैव उतना कंटिन्यूड फोकस वो लोग अपने ओरिजिनल बिजनेस पे नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों रिस्क भी अपने को बता देना है। रोमन, व्हाट इज द रिस्क इन व्हाइल वी टेक बोथ दिस स्ट्रेटजीज? विच वन सर, क्या कहते हैं, वर्टिकली वाला? कॉन्ग्लोमरेट और वर्टिकल दोनों में अपने अपने रिस्क है। क्या रिस्क आपको नजर आता है? सर एक तो ये रिस्क है कि लिंकेज नहीं है दोनों के बीच में, तो जब आप कॉन्ग्लोमरेट ले रहे हो तो पूरे तरीके से नया है, वहां रिस्क, कस्टमर बेस नया है, और क्या बोलते हैं सारा टेक्नोलॉजी फंक्शन सब नया है, तो वो एक रिस्क है। और वर्टिकल में क्या रिस्क है कि आपके जो ओरिजिनल बिजनेस है आपका वहां पे कंटिन्यूड फोकस नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हम लोग क्या समझते हैं? सबसे पहले ठीक है, तो पहला हम लोग बेसिस लेंगे डेफिनेशन से।
कि आपका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है? क्या हम लोग बोलेंगे? अ कंपनी मूव्स क्लोजर टू द एंड कस्टमर by gaining control over distribution और रिटेलिंग। ठीक है, हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, अपने एंड कस्टमर के और पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, और ऐसा हम लोग कब करते हैं? हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन या रिटेलिंग दोनों में किसी को पे भी कंट्रोल पाते हैं। ठीक है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होगा? हम लोग अपने एंड कस्टमर से दूर जाएंगे कि पास आएंगे? दूर। राइट, अ कंपनी मूव्स क्लोजर टू रॉ मटेरियल, यहाँ पे हम लोग पीछे रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन स्टेज बाय गेनिंग कंट्रोल ओवर सप्लायर्स और इनपुट रिसोर्सेस। यहाँ पे क्या हो रहा है? अ कंपनी मूव्स क्लोजर टू रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल या प्रोडक्शन स्टेज के और पास पहुंच जाते हैं हम लोग। कैसे? बाय गेनिंग कंट्रोल। हम लोग कहां पे कंट्रोल पा रहे हैं? ओवर सप्लायर्स और इनपुट सोर्सेस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? डेफिनेशन मीरा? यस सर, आगे। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग का है ऑब्जेक्टिव। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यहाँ पर हम लोग को मार्केट एक्सेस को इंक्रीज करना है, हमारे कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करना है, और हम लोग को अपने डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल है उसको बेटर करना है, उस पर वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? टू इंक्रीज व्हाट? मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस कैसे इंक्रीज हुआ भाई? हम लोग और ज्यादा चीजें प्रोवाइड करने लग गए ना मार्केट में, और एक्सेस हम लोग का बढ़ा। ठीक है, हम लोग और कस्टमर को बढ़िया सर्विस दे पा रहे, क्योंकि हम लोग अब और चीजें, आगे वाले चीजें भी हम लोग उनको दे पा रहे हैं, तो हम लोग का इंप्रूव हुआ कस्टमर सर्विस। ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव है। और हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू क्रिएट करेंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से। ठीक है, अब हम लोग का बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या ऑब्जेक्टिव है? यहाँ पे याद रखना, रॉ मटेरियल से रिलेटेड बातें होंगी। हम लोग को सिक्योर करना है रॉ मटेरियल को, हम लोग को रिड्यूस करना है कॉस्ट को, और एंड हम लोग को इंश्योर करना है क्वालिटी कंट्रोल को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है? हाँ सर, टू इंक्रीज द मार्केट access, improve customer services and value create distribution channels to secure or reduce with respect to excess शुरू से market. देखो, डेफिनेशन में हम लोग को क्या है? आगे जाना है। ठीक है, आगे जाके क्या क्या करते हैं हम लोग को? कस्टमर के और एंड कस्टमर्स के और आगे पास पहुंचना Slow है। down. कैसे आगे उनके पास पहुंचेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेलिंग, इन दोनों पे कंट्रोल जमा के हम लोग को बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है, यानी कि रॉ मटेरियल्स के पास जाना है। रॉ मटेरियल्स के पास जाने के लिए कहाँ पे हक जमाओगे? कंट्रोल अपने सप्लायर्स या इनपुट सोर्सेज पे आप वहां पे हक जमा लो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? कि मार्केट को और ज्यादा एक्सेस चाहिए हम लोग को। ठीक है, कस्टमर सर्विस इंप्रूव करना है, और हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उससे और बढ़िया वैल्यू क्रिएट करना है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या था तुम्हारा? भाई बैकवर्ड जा रहे हैं मतलब रॉ मटेरियल के पास जा रहे हैं, तो रॉ मटेरियल सिक्योर करना है, कॉस्ट कम करना है, ये इंश्योर करना है कि हमारा क्वालिटी और बेहतर हो जाए। पर्पस क्यों है? क्यों फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना पड़ा है? क्या पर्पस है तुम्हारा?
तुम्हारे को अपने डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर्स पे से डिपेंडेंस हटाना है, ठीक है। तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटर या जो हमारे जो है उन पे डिपेंडेंट हो तुम कि वो बेचेंगे तो नहीं नहीं नहीं, हम लोग को ऐसा नहीं करना। हम लोग अपने एंड कस्टमर्स तक खुद ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। उन पे से डिपेंडेंस घटाना है, ठीक है, ऑन डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे करने का एक ही मात्र पर्पस है हमारा कि हम लोग अपने सप्लायर्स या वेंडर्स पे से डिपेंडेंस घटाए, ठीक है, टू रिड्यूस डिपेंडेंस किससे, फ्रॉम सप्लायर्स और वेंडर्स, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि क्या बोलते हैं हमारा यहाँ रिस्क क्या है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में रिस्क क्या है? रिस्क क्या है हमारा इसमें? हो सकता है कि हम लोग ओवर एक्सटेंशन कर जाए उन एरियाज में जहां पे हमारा एक्सपर्टीज कम हो, ठीक है। और हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन में रिस्क क्या है? कि हम लोग ओवर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। हो सकता है कि हम लोग अपने क्या बोलते हैं अपना कॉफी का जैसे शॉप है, कॉफी अपना खुद से बनाने लग गए, लेकिन पहले प्रोक्योर करते थे तो सस्ता था, अब हम लोग बनाने बैठ रहे हैं तो पता चला सारा लेबर ये वो जगह, उसमें हम लोग का खर्चा ज्यादा पड़ गया, ठीक है। तो कहीं हम लोग डाउनस्ट्रीम जाने के लिए हम लोग का ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाए, ठीक है। ये हम लोग का रिस्क है। समझ में आ गया सबको? मीरा, रोमन, यस सर। ठीक Yes. है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन अब हम लोग समझ गए। चलो अब बताओ, अब आगे आज कंटिन्यू करना है कि कल से करना है? कल करते हैं सर। क्या? कल करें। ठीक है, तो हम लोग अभी हम लोग के इसमें अराउंड 50 क्वेश्चन है। आज हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर भी देखा है, ठीक है, और इसके भी अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने। तो अब हम लोग कल फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके एवरीवन। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके, कल से हम लोग वापस 10 बजे मिलेंगे, ठीक है। यस सर, ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।